दर्शकों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा जन्म क्यों और किस उद्देश्य से हुआ है। ऐसा क्या कारण है कि हमने इस धरती पे जन्म लिया है। हमारी कुंडली हमारे पूर्व जन्म के अनुसार जो ग्रह निर्धारित होते हैं वो हमारे पूर्व जन्म की इच्छा या उद्देश्य को दर्शाते हैं। तो यही उद्देश्य को हमें जानना होता है कि क्या है हमारा उद्देश्य इस धरती पर जन्म लेने का। हरे कृष्णा। मैं आचार्य पूजा आपका वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हमारी कुंडली में सूर्य एक नैसर्गिक यानी कि नेचुरल आत्मकारक ग्रह है जो हमारी आत्मा को दर्शाता है, और चंद्र हमारी मनोदशा को। सबसे महत्वपूर्ण ये दो ग्रह माने जाते हैं हमारी कुंडली में। यूँ तो हमारे अन्य ग्रह भी हमारे पूर्व जन्म से संबंधित होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को पर्टिकुलरली हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि सूर्य जहाँ हमारी आत्मा को उद्देश्य को दर्शाती है, वहीं चंद्रमा हमारी मनोदशा को दर्शाती है कि हमारे पिछले जन्म से इस जन्म में आने तक हमारी जो मनोदशा थी, जो हमारी मनोस्थिति थी, वो क्या थी, और वही स्थिति को लेकर हम इस जन्म को में पैदा होते हैं, शरीर को धारण करते हैं, और वही मनोस्थिति हमारे पूरे जन्म पूरे जीवन तक हमारी बनी रहती है। तो इसलिए इन दो ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण जगह दी गई है वैदिक शास्त्र में। इसके अलावा दर्शकों, हम मानते हैं कि हमारे जब बहुत शास्त्र में ज्योतिष शास्त्रों की एक बहुत बड़ी विद्या है, एक बहुत गहरी विद्या है। इसमें बहुत सी विद्याएं जुड़ी हुई हैं, जैसे पराशरी विद्या, जैमिनी विद्या, ज्योतिष शास्त्र, नाड़ी ज्योतिष शास्त्र। तो इन्हीं सभी के आधार पर अगर हम देखें तो जैमिनी जो ऋषि थे उनके अनुसार जो 7 कारक मुख्य कारक माने गए हैं हमारी कुंडली में, उसको कैसे देखते हैं। उसमें जो सबसे मुख्य जो हमारा ग्रह है वो है हमारा आत्मकारक ग्रह, जो सबसे अत्यधिक जिसकी डिग्री हमारी कुंडली में सबसे ज़्यादा होती है वो हमारे आत्मकारक ग्रह की मानी जाती है, जो हमारे प्रथम भाव को दर्शाती है। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा, जो मैंने बताया कि एक उद्देश्य लेकर इस धरती पर जन्म लेती है, उसी उद्देश्य को हमें देखना होता है। दर्शकों, इसके अलावा अगर हम देखें जो 7 अन्य कारक हैं वो कैसे कैसे हम इसको निर्धारित करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो सबसे पहले ग्रह जो आपका राजा ग्रह होता है कुंडली में, उसको हम आत्मकारक यानी आपके आत्मा का ग्रह मानते हैं। जो दूसरा सबसे अधिक डिग्री वाला ग्रह है उसको हम आमत्य कारक कहते हैं, जो हमारे करियर को दर्शाता है। तीसरा जो नंबर आता है ग्रह का वो होता है भ्रातृकारक, जो हमारे भाई बहन और हमारे पिता को भी दर्शाता है। चौथा मातृकारक, जो हमारी माता को दर्शाता है। इसके अलावा जो 5वां है हमारा पुत्र कारक या संतान कारक माना जाता है। इसके अलावा वो हमारे मनोदशा मनोस्थिति को भी दर्शाता है। 6ठा घनाति कारक कहते हैं, जिसमें हमारी जो रोग शत्रु ये सब रिपु ये सब आते हैं। इसके अलावा हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी दर्शाता है, तो इसको घनाति कारक कहते हैं। और जो 7वां आखिरी है उसको दारा कारक कहते हैं, जो हमारे पार्टनरशिप में विवाह हमारे जो पार्टनर है पति पत्नी को दर्शाता है। ये 7 मुख्य कारक कुंडली में बताए गए हैं जैमिनी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। इसमें आज हम बात करेंगे आपके आत्मा कारक की। क्या कारण है कि आपका जो जन्म हुआ है किस उद्देश्य से हुआ है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, जैसे मैंने बताया आपको कि जो 7 कारक ग्रह हैं इनमें राहु केतु को छोड़ के बाकी सारे ग्रह आते हैं। राहु केतु को हम इसलिए पृथक करते हैं क्योंकि एक छाया ग्रह है। बाकी ग्रहों को हम इसमें ज़रूर इंक्लूड करते हैं, इसको शामिल करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे आत्मकारक ग्रह की, जो इसका वजह से हमें पता लगता है कि हमारा उद्देश्य क्या है इस धरती पर। क्या आपको कभी हैरानगी नहीं होती कि कुछ ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर फील्ड में चलते हैं, एक प्रोफेशन में चलते हैं, लेकिन अचानक से वो अपना प्रोफेशन या अपना जो कार्य क्षेत्र बदल देते हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल या उदाहरण हम देख सकते हैं जिसमें आपको लगे कि एक डॉक्टर होते हैं आगे जाके वो सिंगर बन जाते हैं, या एक इंजीनियर होते हैं वहाँ जाके एक्टर या डांसर बन जाते हैं। क्या आपको ऐसे हैरानगी नहीं होती? तो ऐसे बहुत से उद्देश्य होते हैं जो आपकी आत्मा कारक ग्रह आपको उसी दिशा में ले जाते हैं। आप दिशा तो कुछ और शुरू करते हैं, लेकिन यही आत्मकारक ग्रह आपको दिशा निर्धारित करके आपको उसी दिशा में प्रेरित करते हैं, जिसकी वजह से आपने ये शरीर धारण किया, ये जन्म लिया है। दर्शकों, आत्मा कारक ग्रह अगर आपकी कुंडली में मजबूत या स्ट्रॉन्ग है, मजबूत स्थिति में बैठे हैं, तो ये ना सिर्फ आपके उद्देश्य को पूर्ति करने में आपको सहायता करेंगे, बल्कि अन्य जो कारक है उनकी भी मदद करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आत्मकारक ग्रह एक राजा ग्रह है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में यही आत्मकारक ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या बुरे स्थान में है, जैसे 6, 8, 12 में हैं, या बुरे ग्रहों से दृष्ट हैं या पीड़ित हैं, तो ये आपको सारी ज़िंदगी संघर्ष करवाते हैं, आपकी उद्देश्य पूर्ति में बहुत बाधा डालते हैं। साथ ही दूसरे ग्रहों की भी मदद नहीं कर पाते हैं उनको कार्य साबित करने में। तो दर्शकों, अब हम समझेंगे कि जितने भी ग्रह जो आत्मकारक में आते हैं, सूर्य से लेके हम बात करेंगे शनि ग्रह तक, कि क्या उद्देश्य होता है, इनका क्या स्वभाव होता है और क्या क्या आपको इसमें सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा सबसे पहले हम आपको बात कर दें कि जो
ये ग्रह होते हैं और जो हमारा जन्म होता है, जिनकी वजह से हमारे कर्मों को निस्तार करने के लिए, हमारे कर्मों की पूर्ति करने के लिए होता है, जिसकी वजह से हमने ये जन्म लिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर सूर्य, वैसे तो मैंने बताया कि नैसर्गिक नेचुरल आत्मा कारक होते हैं, लेकिन अगर सूर्य की डिग्री आपकी कुंडली में सबसे अधिक है तो ये आपका आत्मकारक ग्रह है। तो सूर्य अगर आपका आत्मकारक ग्रह है तो कैसा आपका स्वभाव या होगा वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सूर्य अगर आपकी कुंडली में सबसे अधिक ग्रह वाले ग्रह हैं तो वो आपके आत्मकारक ग्रह होंगे। तो इसके अंतर्गत आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। आप अपने सोशल स्टेटस के लिए ज़्यादा सोचते हैं, आप अपनी जो है एक हायर पोजीशन के लिए ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो ऐसे लोगों की पाई जाती है उनकी अहम की होती है, उनकी ईगो की होती है। क्योंकि ऐसे लोग अपनी अहम और ईगो के कारण अपना कई काम बिगाड़ देते हैं या कई वजह से उनके कार्य में बाधा आती है। तो उनको इससे बचना चाहिए, अपने अहम से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका सूर्य आत्मा कारक ग्रह है तो आपको सरकारी क्षेत्र से सहयोग मिलता है, आपको आपकी जो कार्य क्षेत्र में उसमें आपको जो है प्रमोशन मिलती है, देखने को मिलता है, आपको जो स्टेटस है उसमें बहुत हाई रहता है। तो आपको अपनी उद्देश्य पूर्ति करने में बहुत आसानी रहती है अगर आपका सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में बैठा है। तो ये बात थी सूर्य ग्रह की। अब हम बात करेंगे चंद्रमा ग्रह की। अगर वो आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह है तो वो कैसा आपका प्रभाव देगा। तो चंद्रमा अगर हाईएस्ट डिग्री में यानी अत्यधिक डिग्री में है तो चंद्रमा में जो आपका आत्मकारक ग्रह है वो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा भावुक है, इमोशनल है, ओवर प्रोटेक्टिव हैं, पॉजेसिव हैं। ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के प्रति अपनी भावना को अत्यधिक दर्शाते हैं और अपनी उनसे उपेक्षा करते हैं कि वो भी हमें वैसा दे, जो यही कारण उनके दुख का कारण बनता है। क्योंकि आप जितनी उपेक्षा रखेंगे उतना ही आपको कष्ट या दुख देखने को मिलेगा। तो आपको इससे बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनका चंद्रमा आत्मकारक ग्रह होता है वो हमेशा भावुक रहते हैं, हर रिश्ते में अपनी भावना को जोड़ते हैं, यहाँ तक कि अपने कार्य क्षेत्र में भी वो अपनी भावना को लेकर आते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो कई बार आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ता है, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में हर तरह का रोल निभाना पड़ता है। तो कभी कभी अपनी भावना को कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये था चंद्रमा। अब हम बात करेंगे आपके मंगल फायरी प्लैनेट है, यानी कि अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति का जो टेम्पर है वो हमेशा शॉर्ट रहता है, यानी बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी उत्साहित हो जाते हैं, बहुत जल्दी मैंने जैसे बताया कि लड़ने मरने को तैयार होते हैं। तो जिसकी वजह से उनको कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। तो खासकर आपको अपने शॉर्ट टेम्पर्ड, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका उद्देश्य पूर्ति हो इस जन्म में। तो आपको ये सावधानी तो ज़रूर बरतनी होगी। दूसरी बात, कई बार आपको कैलकुलेटिव होकर सोचना पड़ता है कि कैसे काम निकाला जाए, बजाय इसके कि रौब जमा के या गुस्सा जमा के। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना होगा। अब हम बात करेंगे हमारा बुध ग्रह अगर आपका आत्मकारक ग्रह है, यानी सबसे ज़्यादा डिग्री है आपकी कुंडली में बुध की, तो वो आपका कैसा परिणाम देगा, आपको कैसा प्रभाव डालेगा आपके जीवन में, आपके खुद के मनोस्थिति में। तो जैसे मैंने बताया कि बुध आपका जो है आपकी बौद्धिक स्तर को दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्ति की तार्किक जो बौद्धिक स्तर बहुत उच्च रहती है, बहुत अच्छी रहती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अत्यधिक बोलने के कारण अपनी वाणी पे कंट्रोल खो देते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप उसका विशेष ख्याल रखें, जो बोले तोल कर बोले, सोच समझ कर बोले कि क्या बोलना है। कई बार आपसे कुछ सलाह नहीं भी मांगी जाती तो भी आप सलाह देते हैं, जिसकी वजह से लोग आपसे कटने लगते हैं। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपकी जो इंटरेस्ट है, आपका जो रुचि होती है व्यापार में ज़्यादा होती है। तो ऐसे व्यक्ति अपने खुद के काम यानी खुद का बिजनेस करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो इस वजह से वो किसी की अंडर काम करने की बजाय वो खुद अपना काम करना चाहते हैं, वो ये उद्देश्य पूर्ति करना चाहते हैं। लेकिन उनको अपने जो वाणी हैं, अपने जो अत्यधिक बोलने की जो उनकी जो प्रॉब्लम है उस पर उनको कंट्रोल करना होगा। अब हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में अत्यधिक डिग्री वाले ग्रह हैं तो ये आपके आत्मकारक ग्रह आपके जीवन में कैसा प्रभाव डालेंगे। बृहस्पति जैसा कि हम जानते हैं कि अत्यधिक एक शुद्ध ग्रह, एक तरह से कहें तो एक आध्यात्मिक ग्रह हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ऐसे व्यक्ति उच्च ज्ञान के लिए हमेशा ललायित रहते हैं, ज्ञान पाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि लेते हैं। लेकिन कई बार होता है कि ऐसे व्यक्तियों को अपने ज्ञान का, अपनी नॉलेज का कभी कभी घमंड हो जाता है, जिसकी वजह से वह दूसरे व्यक्ति को अपने आगे हीन समझने लगते हैं, तुच्छ समझने लगते हैं। यही कारण होता है कि वो अपने पद से भ्रष्ट
हो जाते हैं और बहुत संभावना होती है कि उनको ज़िंदगी में असफलता देखने को मिले। तो काफ़ी सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कोई भी ज्ञान सीमित नहीं होता किसी व्यक्ति के अंदर। हर व्यक्ति को ज्ञान के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, यानी कि ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक भी ज्ञान हमेशा अपूर्ति रहते हैं, लेकिन ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। इसलिए कभी स्वयं को इतना ज्ञानी ना समझे। ज्ञान को पाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहें, प्रयत्नशील रहें, तो आप हमेशा पाएंगे कि आपको नॉलेज खुद ब खुद बढ़ रही है, बजाय इसके कि आपको अपने ज्ञान का घमंड हो। तो अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की, जिसका कुंडली में शुक्र सबसे ज़्यादा डिग्री वाले ग्रह हैं, तो उनको कैसा प्रभाव देखने को मिलता है। तो शुक्र ग्रह क्या माना जाते हैं, भोग विलासिता का ग्रह माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति लग्जरी लाइफ के पीछे काफ़ी भागते हैं, अत्यधिक सुंदरी स्त्री के पीछे भागते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ अपनी ज़िंदगी के जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है, जो महत्वपूर्ण जो उनके निर्णय हैं, वो पीछे रह जाते हैं और कुछ ऐसी गलत संगति में पड़ जाते हैं जिनकी वजह से उनको आगे जाके काफ़ी कष्ट भोगना पड़ता है। तो आप अपनी संगति का विशेष ध्यान रखें। ऐसे व्यक्तियों के साथ संगति ना बनाएं जो आपको गलत दिशा की ओर लेके जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करें तो अपना उद्देश्य हमेशा साफ रखें और ऐसे साफ सुथरे लोगों के साथ अपनी संगति बना के रखें जो आपको आगे प्रेरित करें सन्मार्ग में, ना कि बुरे मार्ग में। तो जिनका शुक्र अत्यधिक डिग्री का आत्मकारक ग्रह है, उनको ये विशेष ख्याल रखने की बहुत आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे शनि ग्रह। दर्शकों, जैसे शनि ग्रह अगर किसी की कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह वाले हैं तो वो आत्मग्रह माने जाएंगे, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की ज़िंदगी में चुनौतियाँ, संघर्ष और या चैलेंजेस हमेशा बने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, उनको काफ़ी संघर्ष देखने को मिलता है। हमेशा वो शून्य से शुरुआत करते हैं अपनी ज़िंदगी की, जब उनको हायर अच्छी पोजीशन में पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपना जो मुकाम हासिल करते हैं। अगर वो मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ज़रूर सफलता मिलती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी अपनी मनोस्थिति की वजह से, अपनी हीन भावना की वजह से, यानी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से ऐसे व्यक्ति पीछे रह जाते हैं या अपने बौद्धिक स्तर को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कम तक आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि कई बार अपनी सफलता को पाते पाते रह जाते हैं। तो जो अपना कॉन्फिडेंस है, अपनी जो आपका जो विल पावर है, उसको बना के रखना पड़ेगा, अपने दृढ़ निश्चय को बना के रखना पड़ेगा अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं। संघर्ष ज़रूर है, सफ़र लंबा है, लेकिन ये भी ज़रूर है कि आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। जैसे दर्शकों, मैंने बताया कि हमारी इच्छा ही हमारे जन्म का कारण होती है, जिसकी वजह से हम ये जन्म लेते हैं। और इच्छा अपने में एक अपूर्ण है, क्योंकि हम एक इच्छा पूरी होती है तो हम दूसरी इच्छा को पाल लेते हैं, फिर तीसरी इच्छा, तो जिसकी वजह से हमारा जन्म इस धरती पर निरंतर बना रहता है और हम इस चक्र में निरंतर घूमते रहते हैं। तो जन्म का उद्देश्य इच्छा पूर्ति तो होना नहीं चाहिए, अगर होना चाहिए तो मोक्ष होना चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि निरंतर इस चक्र से बाहर निकले तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, मोक्ष। दर्शकों, अगर आपके कोई भी सुझाव या प्रश्न हैं हमारे से, तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली को हम विश्लेषण करें तो आपका स्वागत है। आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें। हरे कृष्णा।